मेरा नाम सारिका है। बस के इंतजार में बैठे हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। मेरा दिल कांप रहा था। मेरे पति ने मुझे तलाक देकर आधी रात को घर से निकाल दिया था। मेरा मायका दिल्ली का था और मेरी शादी आगरा में हुई थी। एक पड़ोसी मुझ पर तरस खाकर मुझे बस अड्डे पर बिठा गया था। हाथ में पकड़े हुए कुछ पैसे पसीने से भीग रहे थे, क्योंकि मुझे अचानक ही पेट में तेज का दर्द शुरू हो चुका था। रात के 3 बज रहे थे। दूर दूर तक कोई औरत क्या आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। दर्द की वजह से मैं बुरी तरह से चीख मारकर तड़प उठी थी। इस समय एक जवान लड़का मेरी तरफ भाग कर आया था, लेकिन मेरी हालत देखते ही वो घबरा गया और फिर उसने मेरे साथ जो किया, उसने इंसानियत पर से विश्वास ही। मैं 8 साल की थी जब मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी, और पिताजी, उनकी मौत तो तब हो गई थी जब मैं सिर्फ 2 साल की थी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। पिताजी भी बहुत प्यार किया करते थे, लेकिन पिता के साथ मैं ज्यादा समय नहीं बिता सकी थी। मेरे एक बड़े भैया थे जिनका नाम विशाल था। पिताजी के मरने के बाद माँ ने घर का सारा बोझ भैया पर डाल दिया था। माँ ने क्या डाल दिया था, वही घर के इकलौते बेटे थे, इसलिए उन्हें ही घर की देखभाल करनी थी। एक उनकी छोटी बहन थी और एक माँ थी। भला उनके अलावा हमें और कौन देखता। वैसे तो हमारे और भी रिश्तेदार थे, मगर पिताजी के मरने के बाद जैसे किसी को हमारी ज्यादा जरूरत ही न रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। हम लोग बड़े होते जा रहे थे। मेरे भैया की उम्र ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती थे। कम उम्र से ही उन्होंने घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से संभाल ली थी। वो मुझसे पूरे 10 साल बड़े थे। जब मैं 8 साल की थी तब वो 18 साल के थे। जब हमारी माँ की मौत हुई, तब जैसे हम दोनों भाई बहन की दुनिया बदल कर रह गई थी। मेरी माँ की मौत बदलते हुए मौसम के आने वाले बुखार की वजह से हुई थी। उनको मामूली सा बुखार आया था, लेकिन फिर इलाज करने के बाद भी उनकी तबीयत बेहतर न हो सकी और एक दिन उनके बुखार ने उनकी जान ले ली। माँ की मौत पर मैं इतनी होशियार तो थी कि मुझे एहसास हो रहा था मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है और अब मैं अकेली उनके बिना कैसे रहूंगी। मगर हर कोई मुझे तसल्ली दे रहा था, मेरे आंसू पोंछ रहा था और मुझे समझा रहा था कि फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। मगर लोगों के द्वारा दी गई ये दुआ थी या बद्दुआ, ये मैं नहीं जानती थी, क्योंकि जब माँ की मौत को कुछ दिन गुजर गए तो भैया का व्यवहार अचानक मेरे साथ अजीब हो गया था। मैं उस समय छोटी थी। मुझे अपनी माँ की बहुत आदत थी, क्योंकि शुरू से ही मैं हमेशा माँ के साथ सोती थी। वही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी, वही मुझे अपने हाथों से तैयार करके स्कूल भेजती थी। लेकिन उनके जाने के बाद तो जैसे मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। भैया तो अपने कॉलेज चले जाते थे। भैया पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों को घर घर जाकर ट्यूशन भी दिया करते थे। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी। कभी कभी नादानी में घर खुला हुआ छोड़कर मोहल्ले की सहेलियों के साथ खेलने के लिए चली जाती थी। भैया शाम को घर आते तो बाजार से खाना लेकर आ जाते थे। वो मुझे बहुत डांटते थे कि तुम घर में क्यों नहीं रहती, घर अकेला छोड़कर कहाँ चली जाती हो और क्यों सारा दिन रोती रहती हो। माँ चली गई तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब खुद को बदल दो, तुम बड़ी हो रही हो, बच्ची नहीं रही। कम उम्र में ही भैया ने मेरी पढ़ाई छुड़वाकर मुझे घर के कामों में लगा दिया था। उन्हें मुझ पर रहम नहीं आता था। वो कुछ समय तक ही बाजार का खाना लेकर आए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब घर घर जाकर खेलने की जरूरत नहीं है। पड़ोस वाली आंटी से मैंने बात कर ली है। मैंने उनको कह दिया है कि वो तुम्हें यहाँ आकर खाना बनाना सिखा दिया करेंगी। जल्द ही खाना बनाना सीखो और खुद घर में खाना बनाया करो। मैं तुम्हारे लिए बाजार से खाना कब तक लाता रहूंगा, कब तक मैं बाजार के खाने में अपने पैसे खर्च करता रहूंगा। वक्त गुजरता जा रहा था और अपने भैया के कहने के मुताबिक मैंने खुद खाना बनाना सीख लिया था। पड़ोस वाली गायत्री आंटी मुझे उस तरह के व्यंजन बनाना सिखा चुकी थी। मैं छोटी थी, मेरी उम्र थी कि मैं इस समय खिलौनों से खेलूं, लेकिन मेरे हाथ में किचन के बर्तन आ चुके थे जो सारी जिंदगी मेरा भाग्य बन चुके थे। फिर उसके बाद मैं ऐसा किचन में दाखिल हुई कि मुझे सारी जिंदगी गुजर गई अपने हाथ से खाना बनाते हुए, अपने घर को संवारते हुए, अपने घर के एक एक काम को करते हुए। बचपन से ही पूरी जिम्मेदारी और गृहस्थी मैंने अच्छे से संभाल ली थी। हालांकि बचपन में कई बार अपने छोटे छोटे हाथ चूल्हे पर जलाए थे। रोटियां बनती नहीं थी, मगर फिर भी अपने छोटे छोटे हाथों से टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाकर अपने भैया को खिलाई थी।
भैया तो जैसे पूरी तरह से बदल गए थे। उन्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आता था। उन्हें मेरी कोई ज़रूरत दिखाई नहीं देती थी। बस उन्हें इतना पता होता था कि उन्हें अपनी पढ़ाई करनी है, अपनी नौकरी करनी है और घर में राशन भरना है। बाकी उनको लगता था कि मैं घर में सारा राशन भर देता हूँ, नौकरी करता हूँ, तो मेरी बहन पेट भरकर खाना खाती है। यही उसके लिए काफ़ी है। उनको ये नहीं पता था कि उनकी बहन के दिल में भी बाकी लड़कियों की तरह बाहर घूमने फिरने की चाहत होती है, नए कपड़े पहनने की चाहत होती है, मेकअप करने की चाहत होती है। मगर मेरे पास कुछ भी नहीं था। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं 20 साल की हो चुकी थी और इतने सालों में भैया ने सिर्फ मुझसे अपनी सेवा करवाई थी। मैं खामोशी से अपने घर में रहती थी, घर के सारे काम करती थी, घर का दरवाज़ा अंदर से हमेशा बंद रखती थी, क्योंकि भैया के सख्त ऑर्डर थे। मैं घर के अंदर किसी को आने की इजाज़त ना दूं और ख़ुद भी घर से बाहर ना निकलूं। उनके डर की वजह से मैंने कभी उनको शिकायत का मौका नहीं दिया था। मैं हमेशा से ही अपने भैया की इज्जत करती थी, मगर बदले में उन्होंने मुझे हमेशा नज़रअंदाज किया। मैं जवान हो चुकी थी, चार दीवारी में मेरी आधी ज़िंदगी गुजर गई थी। एक दिन भैया ने कहा कि मैं शादी कर रहा हूँ, लड़की मैंने पसंद कर ली है। मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा है, घर में भाभी आ जाएगी तो मेरी भी मदद हो जाएगी और मुझे अकेला भी नहीं रहना पड़ेगा। मेरा दिल लगा रहेगा। मुझे लगा था भैया की शादी धूमधाम से होगी। मैं खूब सारी शॉपिंग करूंगी, घर के बाहर निकलूंगी, भाभी के साथ गप्पे लगाया करूंगी। भैया मुझे अपनी ससुराल लेकर जाएंगे। मैं बहन होकर अपनी भाभी का स्वागत करूंगी। मगर ऐसा कुछ न हुआ था। एक दिन अचानक भैया वरमाला पहने हुए एक लड़की को अपने साथ लेकर आ गए थे और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी भाभी थी। होने वाली भाभी नहीं बल्कि हो चुकी भाभी। भैया और भाभी ने मंदिर में शादी कर ली थी और वो सारी रस्मों रिवाज संपन्न करने के बाद ही घर में दाखिल हुए थे। ये सब देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने अपनी आंखों में क्या क्या सपने सजाए थे, मगर भैया ने तो मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। मैंने उनसे कहा भी था कि भैया, आप अच्छी नौकरी करने लगे हो, आपको अपनी शादी धूमधाम से करनी चाहिए थी। मगर भैया का कहना था कि जब ऐसी सिंपल शादी से भावना को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब तुम्हारी भाभी घर में आ गई हैं, इसका ख्याल रखना और अपनी भाभी की हमेशा इज्जत करना। मुझे कभी कोई शिकायत का मौका मत देना। मैं खामोश हो गई थी, खुश हुई थी कि चलो अच्छा है, भाभी घर में आ गई है। मगर मुझे नहीं पता था कि भाभी तो व्यवहार में भैया से भी 2 कदम आगे निकलेंगी। भाभी का व्यवहार बहुत खराब था। वो मेरे साथ ज़्यादा बात नहीं करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही घुसी रहती थी। घर के काम और घर की हर जिम्मेदारी अभी भी मेरे ही ऊपर थी। भाभी के मायके वाले आते तो मुझे उन लोगों के लिए ढेर ढेर सारा खाना बनाना पड़ता था, चाय नाश्ता तैयार करना पड़ता था। भाभी तो एक बर्तन भी उठकर इधर से उधर नहीं रखती थी। मैं इन सारी हरकतों से बहुत तंग आ गई थी, क्योंकि पहले मैं अकेली होती थी। भैया और मेरे लिए मामूली सा खाना बनता था, घर में ज़्यादा काम भी नहीं होता था। लेकिन जब से भाभी घर में आई थी, हर दूसरे तीसरे दिन उनके मायके वाले हमारे घर आते रहते थे। भाभी मुझे अपने मायके वालों के सामने बहुत नीचा दिखाती थी। कभी उन्होंने किसी को ये नहीं बताया था कि मैं उनकी नंद हूँ, उनकी बहनों की तरह हूँ। वो हमेशा यही कहती थी कि ये मेरी नंद है और नंद नहीं बल्कि इस घर की नौकरानी जैसी है। मेरे भैया को सब कुछ दिखाई देता था, मगर फिर भी वो कुछ नहीं कहते थे। एक दिन तंग आकर मैंने भैया से शिकायत कर दी थी। भैया, मेरे ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। भाभी तो कोई काम करती ही नहीं है। तभी मेरी बात सुनकर भैया को गुस्सा आ गया और कहने लगे, क्या आ गई तुम अपनी भाभी की शिकायत करने? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें दिखाई नहीं देता उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तभी तो वो अपने कमरे में रहती है। और तुम, पहले हम दो लोगों के लिए भी तो घर के सारे काम करती थी ना। अब अकेली भावना के आने से तुम्हें घर पर काम का लोड ज्यादा लगने लगा है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बहन कहते हुए। मैं आगे भैया से कुछ कहती, उन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया और कहने लगी कि बस, अब कुछ मत कहो। ये तो हर घर की कहानी है। घर की माँ बहनें आने वाली बहू को नौकरानी समझती हैं। अगर तुम्हें अब इस घर के काम करना इतना ही बुरा लगने लगा है, तो फिर मैं तुम्हारा जल्द ही बंदोबस्त करता हूँ। भैया की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस रात मुझे नींद नहीं आई थी और मैं सारी रात मम्मी पापा को याद करके रोती रही थी। और फिर जल्द ही भैया ने मेरा बंदोबस्त करने का फैसला कर लिया था। भाभी ने भैया को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाभी हमेशा मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार करती थी।
उन्हें मुझे कोई काम होता तभी मुझसे बात करती थी, वरना एक घर में 2 लोगों के होते हुए भी मैं अकेला ही महसूस करती थी। इसलिए उन्होंने जल्द ही भैया के कानों में ये बात डाल दी थी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी बहन को विदा कर दो। भैया वैसे भी अपनी पत्नी के गुलाम बन चुके थे। बहन तो उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं थी। उन्होंने मेरी शादी आगरा शहर के रहने वाले विवान के साथ कर दी। उनका कहना था कि विवान पहले उनके साथ पढ़ा करता था, इसलिए वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, मगर वो रहता अपनी फैमिली के साथ आगरा में है। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी कि मेरी शादी की जा रही थी। ये तो मुझे पता था कि एक न एक दिन मेरी शादी ज़रूर होनी है, मगर भैया भाभी मुझे अपने आप से कुछ ज़्यादा ही दूर भेज रहे थे। फिलहाल मेरी शादी हो गई और मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। मुझे लगा था कि इस घर में तो मुझे सुकून मिलेगा, यहाँ तो मेरी बात सुनने वाला समझने वाला कोई होगा। आखिर मुझे अपने पति के घर में सुकून चाहिए और पति से प्यार और इज्जत। वैसे उनके घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, उनके भाई थे, दोनों ही भाई शादीशुदा थे और अलग घर में अपनी फैमिली के साथ अलग रहते थे। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि मुझे सुकून और मोहब्बत तो यहाँ भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि मेरे पति का व्यवहार बहुत खराब था। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते थे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया करते थे। जैसे तुमने खाने में मिर्च तेज कर दी तो इस बात पर वो मुझे डांटा करते थे। आज तुमने मेरे कपड़े ठीक से नहीं धोए, मेरे कपड़ों पर धब्बा रह गया, तब भी मुझे बहुत बुरी तरह से डांटते थे। मैं उनको कुछ नहीं कहती थी, खामोशी से उनकी डांट सुनती रहती थी। मेरी शादी करने के बाद भैया भाभी ने मेरा हालचाल पूछना भी गवारा नहीं समझा था। मैं यहाँ किस हाल में थी, किस हाल में नहीं थी, किसी को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मेरे पति के घर में मुझे हर चीज़ का ऐशो आराम था, लेकिन पति मेरी कोई कदर नहीं करता था, तो फिर सारा ऐशो आराम मुझे बेकार लगता था। शादी के 3 महीने के बाद ही ऊपर वाले ने मुझे माँ बनने की खुशी भी दे दी थी। इतने पर भी मेरे पति को मेरी अहमियत का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ था। उसका व्यवहार पहले जैसा ही था। वो छोटी-छोटी बात पर मुझे ज़लील कर देता था। उसकी आदत में शुमार था कि उसे छोटी-छोटी बात पर बेहद गुस्सा आ जाता था। उसके अंदर गुस्सा कंट्रोल करने वाली हिम्मत नहीं थी। सारी ज़िंदगी वो अकेला रहा था। भाई-भाभी अपने आप से मतलब रखते थे। ये उसे कई सालों बाद जब पत्नी का साथ मिला, तो वो अपना सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर निकालने लगा था। मगर मैं फिर भी माँ बनने की खुशी पाकर बहुत खुश हो रही थी और सोचती थी कि पति जो भी कहेगा खामोशी से बर्दाश्त करती रहूंगी। ऊपर वाला मुझे संतान दे रहा है, इसलिए मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। मगर ऐसा समय ही नहीं आया था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात थी जब मेरा पति घर में दाखिल हुआ। उनका मूड देखकर मैं समझ गई थी कि आज वो बहुत गुस्से में है। मैं अक्सर खामोश रहती थी। जब उनका मूड बहुत ज़्यादा बेहतर होता था तभी उनसे बात करती थी। शायद उनका ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया था। उन्होंने गुस्से से चिल्लाकर कहा कि मेरे लिए पानी लेकर आओ। मैं जैसे ही उनके लिए पानी लेकर आई, अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर ज़मीन पर गिर गया और पानी उनके कपड़ों पर आ गया। उन्हें इस बात से बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उसी समय मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। मैंने काँपते हुए शब्दों में कहा कि मुझसे गलती हो गई, मैं अभी आपके लिए दूसरा ग्लास लेकर आती हूँ। मगर उन्होंने मुझे बालों से पकड़ लिया और कहने लगे कि तुझे ज़रा भी तमीज़ नहीं है, तू मुझे क्यों गुस्सा दिलाती है। मैंने उनसे कहा कि मेरे बाल छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने फिर से मेरे मुंह पर एक और थप्पड़ मारा और कहने लगे कि मेरे साथ जुबान चलाती है। मैंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उन्होंने मुझे ज़मीन पर धकेलते हुए अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया और कुछ कागजात निकालकर मेरे मुंह पर मार दिए। कहने लगे कि इन पेपर पर सिग्नेचर कर दे, मैं तुझे डाइवोर्स दे रहा हूँ। उनकी बात सुनकर तो जैसे मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं फटी फटी नज़रों से उन्हें देखने लगी थी। मैंने कहा, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि आप मुझे डिवोर्स दे रहे हैं। वो कहने लगे कि तू एक नंबर की जाहिल और बेकार औरत है, ना तू पढ़ी लिखी है और ना ही तुझे इतना पता है कि पति के साथ कैसे रहा जाता है, पति के काम कैसे किए जाते हैं। तू हर काम में गड़बड़ कर देती है, मैं तुझे अपने साथ नहीं रखूंगा। मैं उनके पैरों में गिर गई, फूट फूट कर रोने लगी कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। मैं कहाँ जाऊंगी अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो। उन्होंने कहा, वहीं जाएगी जहाँ से तू आई है, अपने भाई के घर। तेरे भाई ने तुझ जैसी नकारा और गवार को मेरे पल्ले बांध दिया है। मैं काफ़ी समय से तुझे डाइवोर्स देने की सोच रहा हूँ, मगर आज मैं पूरा काम करके घर में दाखिल हुआ हूँ।
मैं पेपर पर सिग्नेचर कर चुका हूँ, अब तू भी कर दे। मैं सिग्नेचर नहीं करना चाहती थी, मगर मेरे पति ने उस रात मेरे मुंह पर कई थप्पड़ मारे थे और जबरदस्ती मुझे डरा धमकाकर उन पर सिग्नेचर करवा लिए थे। हम दोनों की डाइवोर्स हो चुकी थी। उन्होंने कागजात अपने पास रखे और धक्के देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मैं बहुत रो रही थी। मेरे पेट में उनकी निशानी पल रही थी। उन्हें उसका भी ख्याल नहीं आया था। मुझे घर से बाहर निकालकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था और इस सन्नाटे की वजह से एक हौलनाक खामोशी छाई हुई थी। इंसानों के साथ साथ सारे जानवर और पक्षी भी अपने अपने ठिकानों में सो रहे थे। कभी कभी किसी गाड़ी के चलने की आवाज़ सुनाई देती थी, लेकिन कोई भी इंसान रात के इस समय घर के बाहर मौजूद नहीं था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी बेचैनी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। मेरा दिल कांपना शुरू हो गया था। डर की वजह से पसीना मेरी हथेलियां भिगो चुका था, जिनकी वजह से मुट्ठी में मौजूद कुछ पैसे जो मैंने बहुत मुश्किल से बचाए हुए थे, वो भी भीग चुके थे। बस के इंतज़ार में बैठे हुए मुझे 2 घंटे गुजर गए थे, लेकिन अभी तक बस का कोई नामो निशान नहीं था। गहरी सांस लेते हुए मैं अपने आसपास नज़र दौड़ा रही थी। बस अड्डा बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ था। कुछ आवारा कुत्ते दूर दूर से भौंक रहे थे और कुछ नशा करने वाले लोग नशे में धुत होकर एक साइड पर पड़े हुए थे। उनको किसी भी चीज़ का पता नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चिल्लाना शुरू कर देते थे, लेकिन फिर वो खामोश हो जाते थे। डर की वजह से मेरी हालत बुरी हो रही थी और मेरा दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरे पति ने मुझे सिर्फ इसलिए तलाक देकर घर से निकाल दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और उनका कोई भी काम तरीके से नहीं कर सकती। हालांकि उनकी सेवा करने में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उन्होंने मुझे आधी रात को घर से निकाल दिया। ये भी नहीं सोचा कि मैं आधी रात को कहाँ पर जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि निकल जा अभी के अभी मेरे घर से। मेरे पति के कहे हुए शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। उन्हें अपनी गर्भवती पत्नी पर भी तरस नहीं आया था। मैंने अपने पति के साथ पूरा 1 साल बिताया था और अब जब मैं उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी, तब उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मेरा साथ छोड़ दिया। मैंने उनकी बहुत रिक्वेस्ट की थी और यहाँ तक कि मैंने उनके पाँव भी पकड़े थे, लेकिन इस सब के बावजूद उसने मुझ पर रहम नहीं किया था और उसने मुझे रात के ही अंधेरे में तलाक देकर घर से निकाल दिया था। उसने मेरे साथ साथ अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा था, जो मेरी कोख में पल रहा था। और रात के अंधेरे में दर दर के धक्के खाने के लिए उसने मुझे घर से निकाल दिया था। मेरी गलती नहीं थी, फिर भी मेरी माफ़ी मांगने का भी उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरा मायका दिल्ली में था, जहाँ एक बस के ज़रिए ही सफ़र पॉसिबल था। मेरे पति ने मेरे मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसने इतना भी एहसास नहीं किया था कि मैं रात के इस समय कहाँ जाऊंगी और उसने मुझे निकाल कर गली में खड़ा कर दिया था। इस समय मैं खुद को बेहद लाचार महसूस कर रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ पर जाऊं। मेरा मायका क्योंकि दूसरे शहर था, वहां जाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पति ने घर से निकलते समय कुछ भी मेरे हाथ में नहीं थमाया था और मैं आधी रात को लाचार और मददगार गली में खड़ी हुई थी और चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। पिछले 1 घंटे से मैं गली में खड़ी ये सोच रही थी कि मैं रात के इस समय कहाँ पर जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं था। मेरे पति ने कभी भी मुझे घर से बाहर कदम निकालने नहीं दिए थे, जिसकी वजह से मुझे इस शहर के बारे में भी कुछ नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊं, और मैं मोहल्ले में किसी को भी नहीं जानती थी। जैसी कैद मुझे अपने मायके में नसीब हुई थी, ऐसी ही कैद मुझे अपने ससुराल में भी मिली थी। कोई ऐसा नहीं था जिसके यहाँ मैं रात गुजार सकूं, कोई मेरी मदद कर सके। मैं आधी रात को गली में खड़ी आंसू बहा रही थी और पिछले 1 घंटे से दरवाजे पर बैठी चिल्ली पुकार कर रही थी। उसी समय एक पड़ोसी जो आधी रात को अपनी दुकान से वापस आ रहा था, जब उसने मुझे देखा तो उसने मेरी हालत पर तरस खाते हुए मुझे 5,000 रुपये दे दिए थे और उसने मुझसे कहा था कि बहन, ये पैसे ले लो और अभी बस अड्डे पर चली जाओ। सुबह तक तुम्हें कोई ना कोई बस मिल जाएगी, वहां से अपने मायके चली जाना। वो लम्हा मुझे आज भी याद था, जब मैं लड़खड़ाती हुई और डर की वजह से पसीने में भीगी हुई बस अड्डे पर पहुंची थी। मैंने कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकाला था, लेकिन जिंदगी ने मुझ पर तरस नहीं खाया था और मुझे रात के अंधेरे में अकेले चलने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि डर की वजह से मेरा शरीर पसीने में पूरी तरह से भीगा हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे डर की वजह से सर्दी लग रही थी।
लेकिन मेरे पास एक छोटे से दुपट्टे के सिवा कुछ भी नहीं था, और वो दुपट्टा भी मेरे शरीर को ढकने के लिए काफ़ी नहीं था। कोई भी मेरे शरीर को एक बार देख ले तो मेरी हालत को अच्छे से समझ सकता था। सारे रास्ते मुझे ऐसा महसूस होता रहा था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन मैं पीछे पलटकर देखती तो कोई भी नहीं होता था। सारी गली और सड़क खाली थी, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कभी-कभी आवारा कुत्तों के भौंकने के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता था। इधर-उधर भटकने के बाद, दिमाग पर जोर देने के बाद, मुझे बस अड्डे का रास्ता याद आ चुका था, क्योंकि पड़ोसी ने मुझे बस अड्डे का एड्रेस बता दिया था। और थोड़ी ही देर के बाद मैं बस अड्डे पर मौजूद थी, लेकिन वहां पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। चलते-चलते जब अचानक मेरे पेट में दर्द उठा था, और वो दर्द इतना ज्यादा तेज था कि मैं पेट पकड़कर सड़क पर बैठ चुकी थी, लेकिन मेरी मदद करने वाला वहां कोई भी नहीं था। मैं पिछले कुछ घंटे से चल रही थी, इसी वजह से मेरा गला सूख चुका था और सांस फूल चुकी थी। मुझे अंदाजा हो चुका था कि मेरे बच्चे की डिलीवरी का समय करीब है, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था। लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और बस अड्डे पर पहुंच चुकी थी। रात के 3 बजने वाले थे, लेकिन दूर दूर तक ना ही कोई इंसान दिखाई दे रहा था और ना ही बस का कोई नामो निशान नजर आ रहा था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दर्द की शिद्दत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एक और जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली थी। मेरी आवाज एक नशेड़ी की आंख खोल चुकी थी। मैं बेंच से गिरने ही वाली थी कि उस नशेड़ी ने भागकर मुझे संभाला था, लेकिन इस समय मैं बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि कहीं लोग मुझे बदचलन न समझे, क्योंकि आधी रात को एक अकेली औरत का बस अड्डे पर अकेले मौजूद होना किसी को भी शक में डालने के लिए काफी था। बस अड्डे पर भी अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक ही लाइट जल रही थी, जो कभी जल रही थी और कभी बुझ रही थी। लेकिन मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे किसी भी चीज का कुछ भी होश नहीं रहा था। बहन, तुम ठीक हो? उस नशेड़ी ने घबराहट से मुझसे पूछा था। मैंने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो रात के इस समय मेरा मददगार साबित हुआ था। वो लगभग 29-30 साल का एक जवान लड़का था, लेकिन ज्यादा नशे की वजह से उसके गाल पिचके हुए थे और वो जवानी में भी हड्डियों का ढांचा बना हुआ था। उसकी आंखों में मेरे लिए परेशानी और हैरानी साफ नजर आ रही थी। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और उन पर गंदगी जमी हुई थी, क्योंकि वो जमीन पर सो रहा था। इसकी वजह से उसका होलिया बहुत ही खराब था। मेरा बच्चा, और दर्द की शिद्दत की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था और मैं बेबस होकर वहां पर गिर पड़ी थी। मुझे बेहोश होते हुए देखकर वो जवान लड़का डर के मारे पीछे हट चुका था। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ मिनट तो वो हिचकिचाया था, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो दौड़कर एक बोतल में पानी लाया था और उसने पानी मेरे मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी ही देर में होश आ चुका था। मुझे होश में आते हुए देखकर वो थोड़ा सा पीछे हुआ था। उसने हिचकिचाते हुए मुझे हौसला दिया था। बहन जी, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने भीगी हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था। वो मेरी हालत को समझ चुका था और कुछ ही मिनट के बाद वो अपने एक दोस्त को उठाकर ले आया था। पहले पहले तो उसका दोस्त हैरानी से मुझे देखता रहा, लेकिन जल्द ही वो सारी कंडीशन को समझ चुका था। उस अजनबी इंसान ने अपने दोस्त से कहा था कि इस औरत की हालत बहुत खराब होती जा रही है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा। लेकिन रात के इस समय किसी गाड़ी का मिलना मुश्किल था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे दर्द में और भी ज्यादा बढ़ावा हो रहा था। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन दर्द वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। हालांकि मैं चीखों को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे के जन्म का समय अब करीब आ चुका था। इसलिए वो लड़का मेरे करीब आया था और उसने मुझे तसल्ली देते हुए कहा था कि बहन जी, हिम्मत रखिए, मैं अभी गाड़ी लेकर आता हूँ। उसे गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि वो एक लोडर रिक्शा लेकर आ चुका था। हालांकि वो रिक्शा काफी पुराना था, लेकिन इस सब के बावजूद वो मुश्किल समय में काम आ सकता था। जो उसके ही एक दोस्त का था, जो सारा दिन ये रिक्शा चलाता रहता था और रात को उन्हीं पैसों से नशा करके सो जाता था। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाता जा रहा था। उस लड़के ने अपने एक साथी की मदद से मुझे रिक्शा में सवार किया था। मुझे इस समय बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मेरे पास और कोई भी चारा नहीं था। लोडर रिक्शा काफी पुराना होने की वजह से बार बार रुक रहा था, लेकिन वो अजनबी इंसान धक्के लगा लगाकर उसे चलाने की कोशिश कर रहा था। रास्ते भर जगह जगह सड़क टूटी हुई थी। इस वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था
और सड़क खराब होने की वजह से और बार बार जंप लगने की वजह से मेरी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। मेरे कपड़े जो पहले ही मेरे शरीर को ढकने के लिए काफ़ी नहीं थे, वो जगह जगह से फट चुके थे। दर्द की एक तेज़ लहर मेरे शरीर में से चीख निकाल रही थी, लेकिन वो जवान लड़का एक बड़ी माँ की तरह मुझे तसल्ली दे रहा था। जब भी मेरी आंख उसकी तरफ उठती थी, तो शर्म के मारे मेरा दिल करता था कि ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। लेकिन वो अजनबी लड़का मेरी हिम्मत को बढ़ाता जा रहा था। जिस समय में मुझे अपने अपनों की ज़रूरत थी, उस समय मैं एक अजनबी इंसान के पास थी। हालांकि मेरे पति को मेरी इस कंडीशन के बारे में सब पता था, लेकिन फिर भी ना ही उसने मुझ पर रहम खाया था और ना ही अपने बच्चे पर, और मुझे डिवोर्स देकर सड़क पर खड़ा कर दिया था। मेरी बिगड़ी हुई हालत देखकर वो जवान लड़का बहुत ज़्यादा घबरा चुका था और बार बार मुझे तसल्ली दे रहा था। रास्ता बहुत लंबा था, क्योंकि अस्पताल बस अड्डे से काफ़ी दूरी पर मौजूद था। इस वजह से वक्त गुजरने के साथ साथ दर्द बहुत बढ़ता जा रहा था। जब रिक्शा अस्पताल के दरवाजे पर आकर रुका था, मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा चुका था और मैं होशो आवाज़ खो चुकी थी। उन्होंने ही मुझे रिक्शा से निकालकर स्ट्रेचर पर डाला था और वो मुझे लेकर अंदर दौड़े थे। जब मुझे होश आया था, तो मैं अस्पताल के कमरे में मौजूद थी, जहां पर तेज़ रोशनी आई और कानों में नर्सों के भागने दौड़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और जब मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी, तो वही जवान लड़का परेशानी की कंडीशन में इधर उधर घूम रहा था और परेशानी की वजह से वो बार बार अपने हाथों को मल रहा था। सिस्टर, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब है, एक नर्स ने दूसरी नर्स से कहा था और जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ पड़ी थी। मैं बेबसी से सब कुछ देख रही थी, क्योंकि मुझ में हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ना ही मेरे हाथ में हिम्मत बाकी थी और ना ही ज़ुबान में। मैं खुद को इस समय बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वक्त ने मुझे एक ऐसे दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां मैं खुद बेहद बेबस महसूस कर रही थी और मैं अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े समय में बिल्कुल अकेली थी और मेरी मदद एक जवान इंसान कर रहा था, जिसे मैं जानती भी नहीं थी और ना ही मैंने उसे कभी देखा था। नर्स ने मुझे एक इंजेक्शन लगाया था और एक सुकून मेरे शरीर में दौड़ चुका था। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि एक जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी हों। थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर साहब आ चुके थे। वो एक जवान डॉक्टर थे। उन्होंने मेरा चेकअप किया और नर्स को हुक्म दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि केस बहुत सीरियस है। मेरे साथ और कोई नहीं था, इस वजह से मेरे बच्चे के पिता की जगह पर उस लड़के ने ही साइन कर दिए थे। उस लड़के की मुझ पर बहुत एहसान थे। दर्द की वजह से मेरे शरीर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी और थोड़ी ही देर के बाद ऑपरेशन शुरू हो चुका था। और जब मुझे होश आया, तो डॉक्टर ने एक नन्ही सी परी मेरे हाथ में थमा दी थी। वो बहुत ही सुंदर थी। उसे देखकर मैं फौरन रोने लगी थी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक बुरा नसीब लेकर पैदा हुई थी। अब मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी थी और मेरी उम्मीद थी। इसी की वजह से मुझे ठीक होना था और उसे ही मेरा सहारा बनना था। जब मैंने उसे सीने से लगाया था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मेरी सारी थकान मिट चुकी हो। और थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला, तो वो जवान लड़का अंदर आया था। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो भी हिचकिचाते हुए अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन उसने अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। अंदर दाखिल होने के बाद उसने मेरी तबीयत के बारे में पूछा था और परेशानी उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। वो एक अजनबी होकर भी मेरी वजह से परेशान हो रहा था, लेकिन जिसे आज मेरे साथ इस समय होना चाहिए था, उसे कुछ भी पता नहीं था। उस अजनबी इंसान के लिए मेरे मुंह से फौरन प्रार्थना निकल रही थी, क्योंकि उसने मेरी उस समय बहुत मदद की थी, जब मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने दिल ही दिल में उसके लिए प्रार्थना की, ऊपर वाला तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें ज़रूर देगा। लेकिन वो लड़का सिर्फ मुस्कुरा दिया था। थोड़ी ही देर के बाद नर्स ने आकर बिल उसके हाथ में थमा दिया था और उसने उस बिल को अपनी जेब में से पैसे निकालकर भर दिया था। मैं ये सब कुछ बहुत हैरानी से देख रही थी। मैंने उससे पूछा था, भैया, आप ये सब क्यों कर रहे हो? तो फौरन उसकी नज़र मेरी तरफ उठी थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर कोई जवाब दिए बिना ही वो बाहर निकल चुका था। मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि वो मेरे और मेरी बेटी के लिए फरिश्ता साबित हुआ था और मैं उसका ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं उतार सकती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी का अब क्या होगा। लेकिन मैं ये भूल चुकी थी कि जिस भगवान ने मुझे बेटी दी थी, वही मुझे बेटी का भाग्य भी दे देगा। 2 दिन मैंने अस्पताल में गुजार दिए थे,
लेकिन वो जवान लड़का एक लम्हे के लिए भी मेरी आंख से ओझल नहीं हुआ था। उसने अपना नाम सचेत बताया था। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा था और मेरी सारी ज़रूरत बिना कहे पूरी कर रहा था। यहाँ तक कि मेरी बेटी का ख्याल भी वही रख रहा था। वो रोज़ आता था, दवाई लाता था और कभी-कभी वो अपने साथ मेरी बेटी के लिए दूध और मेरे लिए फल भी लेकर आता था। वो मेरी सारी ज़रूरत का ख्याल रख रहा था, बिना कहे। शायद ऊपर वाले ने उसे मेरी मदद के लिए ही भेजा था। मैं उसके बारे में जानना चाहती थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए भी मेरी नज़रों से गायब नहीं हुआ था और ना ही वो अपने घर गया था। मैंने उससे पूछा था कि तुम कौन हो और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं, लेकिन उसने अपने नाम के अलावा मेरी किसी भी बात का कोई जवाब तक नहीं दिया था और वो खामोशी से बाहर चला गया था। मैं समझ चुकी थी कि वो मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहता है, लेकिन मैंने महसूस किया था कि जैसे उसकी आंखों में कोई दर्द छुपा हुआ हो, क्योंकि मैंने काफ़ी बार उसे रोते हुए देखा था। ये पहली ही बार था जब मैंने एक मर्द को रोते हुए देखा था। वो मेरे भाई और मेरे पति से बहुत अलग था। तीसरे ही दिन डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं कहाँ पर अपनी बेटी को लेकर जाऊंगी। ये सोच सोचकर मैं बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन सचेत ने मुझे परेशान होते हुए देखकर मुझे तसल्ली दी थी और कहा था कि बहन जी, आप परेशान न हों। मेरे मोहल्ले में एक बूढ़ी माँ जी अकेली रहती हैं। मैंने उनसे बात कर ली है, वो आपको किराए पर एक कमरा देने को तैयार हैं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सचेत भैया अजनबी होने के बावजूद भी मेरी सारी ज़रूरत पूरी कर रहे थे और बिना माथे पर कोई शिकन लाकर वो मेरी मदद कर रहे थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके मुझ पर एहसान बढ़ते जा रहे थे। मेरे अपने खून के रिश्तेदारों ने भी मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश नहीं की थी। मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा था, वो सोई हुई थी, लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे उसकी ज़िंदगी को रोशन करने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी, क्योंकि इस भरी दुनिया में मेरे सिवा इसका कोई भी नहीं है। अस्पताल से निकलने के बाद सचेत भैया मेरे साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने एक रिक्शा रोका था और मुझे साथ लेकर वो अपने मोहल्ले में पहुंच चुके थे। रिक्शा रुका तो मेरे सामने एक पुरानी सी गली थी। कच्चे मकान, दीवारों पर जमी हुई गंदगी, टूटी फूटी खिड़कियां, मिट्टी से खेलते हुए बच्चे यहाँ वहाँ भाग रहे थे। सचेत भैया मुझे लेकर एक पुराने दरवाजे पर पहुंच गए थे। उनके साथ मैं खुद को बहुत सुरक्षित समझ रही थी, क्योंकि वो दरवाज़ा टूटा हुआ था। इस वजह से वो मुझे लेकर अंदर की तरफ बढ़े थे। वहां पर एक बूढ़ी सी औरत चारपाई पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी और वो बड़ी मुश्किल से उठ रही थी। नमस्ते माँ जी, सचेत भैया ने झुककर कहा। उनका आशीर्वाद लिया था। वो उनको देखकर उठने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन सचेत भैया ने उन्हें उठने से मना कर दिया था। बेटा, यही बहुरानी है? उस बूढ़ी औरत ने मुझे देखकर सवाल किया था। उस औरत के मुंह से निकलने वाले शब्द सुनकर मैं दंग रह चुकी थी, क्योंकि वो मुझे उनकी पत्नी समझ रही थी। मैं कुछ कहने ही वाली थी कि सचेत भैया ने मुझे ये सब कुछ करने से मना कर दिया था। उस माँ जी ने मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देखा था। शर्म के मारे मेरी नज़र झुक चुकी थी। चलो अंदर आ जाओ। काफ़ी देर के बाद उस औरत ने जवाब दिया था। वो मुझे लेकर एक कमरे में दाखिल हो चुकी थी। वो कमरा कच्चा और जगह जगह से उखड़ा हुआ था, लेकिन इस सब के बावजूद हर चीज़ इस कमरे में ढंग और सलीके से मौजूद थी। इस बूढ़ी औरत का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। कमरे में एक पुरानी सी चारपाई मौजूद थी और एक पुराना संदूक था, मगर मेरे लिए वो कमरा किसी महल से कम नहीं था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून था। मैंने कांपती हुई आवाज़ के साथ कहा था कि माँ जी, मैं अपनी बेटी के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये सब कुछ सुनकर उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था और अगले ही दिन वो मुझे लेकर थोड़ी ही दूर एक बड़े से घर में ले गई थी, जहाँ पर मुझे खाना बनाने और बर्तन धोने की नौकरी मिल चुकी थी। वो औरत मुझे अच्छी खासी रकम देने को तैयार थी और अगले ही दिन फिर से मेहनत भरी जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। मैं अपनी बेटी को उस बूढ़ी औरत के पास छोड़कर चली जाती थी, जो मेरी तरह उसका ख्याल रखती थी। मैं खुद को सारा दिन काम पर बिजी रखती थी, ताकि मेरी बेटी को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। लेकिन लोगों की नज़रें फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी। वापसी पर कुछ जवान लड़के मुझ पर सीटियां बजाते थे, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने काम करना छोड़ा नहीं था, क्योंकि अब मुझ पर खुद के साथ साथ बच्ची की भी जिम्मेदारी थी। वो बूढ़ी औरत मेरे आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने उससे काफ़ी हद तक सहारा दिया हुआ था। मैं घर के सारे काम करती थी और वो मेरी बेटी को संभालती थी। सचेत भैया कभी कभी आते थे। एक शाम में थकी हारी काम से वापस आ रही थी, तब मुझे दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा हुआ मिला था, जिस पर कुछ शब्द लिखे हुए थे।
उस पर मौजूद शब्दों को पढ़कर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे पति को मेरे बारे में ये सब कुछ पता चल जाएगा। इसका मतलब था कि उसने मुझ पर अपनी नजर रखी हुई थी। मेरी आंखों में से आंसू बहने लगे थे। मैं दौड़कर अपनी बेटी की तरफ बढ़ी थी, उसे अपने गले से लगा लिया था। मैं ही इस भरी दुनिया में उसका अकेला सहारा थी। दिन गुजरते जा रहे थे, लेकिन हर दिन एक नई परीक्षा अपने साथ लेकर आती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं घर से निकल जाती थी और शाम को पसीने में भीगी हुई वापस आती थी। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ मोहल्ले के आदमियों के साथ साथ औरतें भी मुझ पर बातें करना शुरू करने लगी थी। आदमी मुझे घूर घूर कर देखते थे। उस समय मेरा दिल करता था कि जमीन में धंस जाऊं, लेकिन मैं इन सारी बातों को खामोशी से बर्दाश्त करती थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की जिंदगी को संवारना था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी जैसी जिंदगी बसर करे। मैं उसको मजबूत बनाना चाहती थी, ताकि उसमें इतना हौसला पैदा हो सके कि वो अपनी जिंदगी अकेले बिता सके। एक दिन मोहल्ले के ही कुछ जवान लड़के मुझे तंग कर रहे थे कि उस समय सचेत भैया फरिश्ता बनकर आ चुके थे। उन्होंने मुझे न सिर्फ अपनी बहन माना था, बल्कि वो सगे भाई से भी ज्यादा अपना हक अदा कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो चुके थे। उसने उन लड़कों को मारना शुरू कर दिया था। वो मुझसे माफी मांगकर भाग चुके थे। इस हादसे को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक और अजीब हादसे ने मुझे हिलाकर रख दिया था। जब मैं काम से वापस आ रही थी, तो दरवाजे पर एक अजनबी इंसान मौजूद था और उसके हाथ में मेरे पति की तरफ से भेजी जाने वाली रसीद मौजूद थी, जिसमें उसने मुझे धमकाने की कोशिश की हुई थी। वो सारी रात मैंने जागकर गुजार दी थी, लेकिन अगले दिन उस दिन से बड़ी परीक्षा लेकर आया था। जब मैं बूढ़ी माँ जी के साथ बाजार गई हुई थी, तो मेरे पति ने मुझे किडनैप करने के लिए कुछ आदमियों को भेज दिया था, लेकिन बाजार में माँ जी ने कुछ लोगों की मदद से मुझे बचा लिया था। एक रात अचानक होने वाली बारिश ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। पिछले कुछ घंटे से बारिश जारी थी, लेकिन रात के 9 बज चुके थे और दरवाजे पर दस्तक होना शुरू हो चुकी थी। दस्तक ने माँ जी के साथ साथ मुझे भी हिलाकर रख दिया था, क्योंकि हम दोनों इस समय बहुत ज्यादा डर चुके थे। कहीं मेरे पति के भेजे हुए आदमी तो नहीं आ गए थे। लेकिन कुछ ही देर गुजरने के बाद मैंने हिम्मत की थी और जब मैंने दरवाजा खोला, तो सामने सचेत भैया बारिश में भीगे हुए खड़े थे और उनके हाथ में मेरी दवाइयों के साथ साथ कुछ फ्रूट्स भी मौजूद थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उनके मुझ पर एहसान बढ़ते जा रहे थे। वो घर के अंदर माँ जी के साथ बैठ चुके थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जो मुझे उनकी तरफ खींच रहा था। वही मेरा मसीहा थे। जब सारी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था, उन्होंने ही मेरी मदद की थी और हर मुश्किल समय में मेरी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते थे। कुछ ही देर खामोश रहने के बाद मैंने उनसे पूछा था कि भैया, आप मेरे लिए क्यों कर रहे हैं ये सब? वो मुस्कुराए थे, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने अपनी नज़र झुका ली थी। थोड़ी ही देर के बाद उन्होंने धीरे से कहा था कि कुछ दुख एक जैसे होते हैं, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। थोड़ी ही देर गुजरने के बाद उन्होंने बताना शुरू किया था कि मैं भी कभी घरवाला था। मेरे माता-पिता और मेरी एक बहन थी, जिसमें मेरी जान बसती थी। मेरे पिता मज़दूर थे, इसलिए एक दिन छत गिरने की वजह से वो चल बसे थे। उनकी मौत के सदमे को ना सहने की वजह से कुछ ही समय में मेरी माँ भी चल बसी थी। सिर्फ मैं और मेरी बहन रह चुके थे। उनकी आवाज़ उभराई हुई थी और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने थोड़ी देर के बाद आगे बताना शुरू कर दिया था कि उस समय मेरी उम्र कम थी, इस वजह से पड़ोसियों ने कुछ दिन तो सहारा दिया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सबने किनारा करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो किसी का बोझ नहीं उठाना चाहते थे। मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता था कि मेरी बहन को कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। सुबह को घर से निकलता था और शाम को घर वापस आता था। मेरी बहन को रिश्तेदारों ने अपने पास रख लिया था। वो उस समय सिर्फ 17 साल की थी। मैं अपनी बहन की वजह से दिन रात मेहनत मजदूरी करता था और उसके सारे पैसे जो मेरे पास बचते थे, भेज दिया करता था, ताकि उसे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस न हो। लेकिन रिश्तेदारों ने उसे सहारा तो दिया था, लेकिन कुछ ही समय गुजारने के बाद उन्होंने मेरी जान से प्यारी बहन को बेच दिया था। मैंने अपनी बहन को तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो फिर भी नहीं मिली थी। मैंने पुलिस की मदद लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस वालों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया था और उन्होंने मुझे धक्के देकर निकाल दिया था। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी आवाज़ कांप रही थी। उनकी बात सुनकर माँ जी के साथ-साथ मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। वो आगे बोल रहे थे कि मैं इसी गम को भुलाने के लिए नशेड़ी बन गया था, लेकिन जब मैंने आपको मुश्किल हालात में देखा, तो मुझे अपनी बहन याद आ गई थी, जिसमें मेरी जान बसती थी।
उस समय मैंने आपको अपनी बहन मान लिया था और आपकी मदद करनी शुरू कर दी थी। जब जब मैं आपकी मदद करता था, तब तब मुझे अपनी बहन की याद आती थी और मुझे ऐसा सुकून हासिल होता था कि जैसे मैं अपनी बहन की मदद कर रहा हूँ। हम दोनों अंदर से टूटे हुए थे। वो अपनी बहन से बिछड़े हुए थे और मैंने अपने भैया के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर फिर भी उन्होंने खुद ही मुझे अपने हाथों से दूर कर दिया था। एक मेरा वो भाई था जिससे मेरा खून का रिश्ता था, जिसने कभी मेरी परवाह नहीं की, और एक ये भाई था जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी इसने मुझे अपनी सगी बहन से बढ़कर चाहा। वो रात उन्होंने वहीं पर गुजार दी थी, माँ जी के कमरे में। उस रात मुझे सुकून की नींद आई थी, क्योंकि ऊपर वाले ने मेरी मदद करने के लिए उन्हें फरिश्ता बनाकर भेजा था। वो मेरे दर्द को समझते थे, क्योंकि वो भी अंदर से टूटे हुए थे। सचेत भैया की कहानी सुनने के बाद मुझे तसल्ली हो चुकी थी कि मुझे भी समझने वाला कोई मौजूद है। मुझे न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी बेटी के लिए भी हिम्मत करनी होगी, क्योंकि वही मेरी उम्मीदों की वजह थी और मेरी ज़िंदगी का सहारा वो ही है। बुढ़ापे में मेरे काम आने वाली थी और उसके लिए ही मुझे हिम्मत से काम लेना था, क्योंकि मेरी तो ज़्यादातर ज़िंदगी गुजर चुकी थी, लेकिन मेरी बेटी की अभी पूरी ज़िंदगी बाकी थी। मुझे इसका सहारा बनना था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी को मजबूत बनाना था, ताकि उसे कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी भी दर-दर की ठोकर खाए। मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किल देखे। मैं उसे मजबूत बनाना चाहती थी कि वो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी खुद ही मुकाबला करे। ऐसा कोई भी दरिंदे जैसा इंसान उसकी ज़िंदगी को ना बर्बाद कर सके। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ मेरी मुश्किल और भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरे पति के भेजे हुए आदमियों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। वो मुझे तंग करने में कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते थे। मैं उनसे बचने और छुपने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी उन्हें कोई न कोई ऐसा मौका मिल ही जाता था कि वो मुझे तंग कर सकें। लेकिन मैं अपनी बेटी की वजह से हिम्मत नहीं हार सकती थी। मैंने घर में ही सिलाई का काम करना शुरू कर दिया था, ताकि मुझे कम से कम घर से बाहर निकलना पड़े। पहले-पहले तो कोई भी मुझ पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ-साथ मेरे हाथ में सफाई बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में सिलाई का काम अच्छी तरह से चलना शुरू हो चुका था। मोहल्ले की कुछ औरतें कपड़े लाना शुरू कर चुकी थी, कोई बहन सूट बनवाती थी, तो कोई बच्चों के यूनिफॉर्म। वक्त के साथ-साथ काम में बढ़ावा होता जा रहा था, जिसकी वजह से अच्छी तरह गुजारा हो जाता था। मैं मेहनत करके अपने कदमों पर खड़ी हो सकती थी। सचेत भैया कभी-कभी चक्कर लगा लिया करते थे, लेकिन जब भी वो आते थे उनकी नज़रें हमेशा नीची होती थी और वो हमेशा अपनी हद में रहते थे। उन्होंने कभी भी अपने हद से गुजरने की कोशिश नहीं की थी। उनका यही व्यवहार तो मुझे बहुत पसंद था। वक्त के साथ-साथ उनकी मेरी नज़र में इज़्ज़त और भी बढ़ गई थी। वो मेरे साथ-साथ मेरी बेटी का भी बहुत ख़्याल रखते थे और उसकी सारी ज़रूरत को टाइम पर पूरी करने की कोशिश करते थे। वो बहुत ही शरीफ इंसान थे। मेरी ज़िंदगी कुछ दिनों से सुकून भरी गुजर रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा ये सुकून कुछ ही दिनों का है। एक दिन गली के नुक्कड़ पर दो आदमी खड़े हुए थे। उनकी नज़रें बार-बार माँ जी के घर की तरफ उठ रही थीं। वो मेरे पति के ही भेजे गए आदमी थे, जो मुझ पर नज़र रखने के लिए उन्होंने भेजे थे, और कुछ ही दिनों के अंदर-अंदर मेरा पति खुद भी आ चुका था। उनके तेवर पहले से बहुत ज़्यादा खतरनाक थे और अगले ही दिन वो अपने आदमियों के साथ माँ जी के घर पर मौजूद थे। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। उनकी आंखों में वही घमंड और वही जहर मौजूद था। उनके साथ उनके दो बदमाश आदमी भी थे, जो हंस रहे थे। उनको देखकर मैं खामोश हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि वो जल्द से जल्द मुझे तलाश कर लेंगे, और ऐसा ही हुआ था। वो आदमी मुझे घसीटते हुए बाहर लाया था। तुम्हें अभी भी चैन नहीं आया? मैंने हिम्मत करके उस आदमी विवान से पूछा था, जो मेरा पति रह चुका था, लेकिन डर की वजह से मेरी टांगें कांप रही थी और मैंने अपनी बेटी को मजबूती से पकड़ लिया था, कहीं वो मेरी बेटी को मुझसे ना छीन के ले जाए। लेकिन मेरी बात सुनने के बाद उसने ज़बरदस्ती करते हुए मेरे बालों को अपने हाथों में थाम लिया था। मैंने अपने बालों को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाई थी और थोड़ी ही देर के बाद बहुत धमकाने और दोबारा आने की धमकी देकर चला गया था। उसने कुछ आदमियों की मदद से पूरे मोहल्ले में ये अफवाह फैला दी थी कि मैं एक कैरेक्टरलेस औरत हूँ, पर मोहल्ले वालों के दिलों में दबा हुआ शक फिर से सर उठाने लगा था और उनके शक पर मेरे पति ने और भी नमक छिड़का था। उसकी कोशिश थी कि मोहल्ले वाले मुझे घर से निकाल दें और मैं दर बदर की ठोकरें खाऊं। उसने पूरे मोहल्ले में फैला दिया था कि मैं एक बदचलन औरत हूँ और मैं अपनी इज्जत के साथ साथ
मोहल्ले की औरतों की इज्जत भी खराब कर दूंगी, जिसकी वजह से मोहल्ले के लोग अजीब नजरों से मुझे देखना शुरू हो गए थे। और एक दिन तो ऐसा हादसा हुआ था जिसने मुझे बिल्कुल हिलाकर रख दिया था। मोहल्ले वालों ने मोहल्ले में होने वाली चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। हालांकि मुझे इस चोरी के बारे में पता तक नहीं था, लेकिन अगले ही दिन पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ चुकी थी और मोहल्ले वालों ने मुझ पर चोरी के साथ साथ बदचलन होने का भी आरोप लगाया था। पुलिस को सुबह सुबह अपने घर देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने काफी बार उन्हें बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो मेरी बात पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। मोहल्ले के लोग खामोशी से तमाशा देख रहे थे। किसी ने भी मुझे बचाने की कोशिश नहीं की थी। यहाँ तक कि किसी ने भी मेरे हक में एक शब्द भी नहीं बोला था। और पुलिस वालों ने मुझसे मेरी बेटी भी छीन ली थी और मेरी बेटी उन्होंने मेरे पति के हवाले कर दी थी, क्योंकि मेरा पति यही चाहता था और इसी मकसद से वो मुझे बार बार तंग कर रहा था। सचेत भैया को जब इस बात की खबर मिली तो वो फौरन थाने आ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे और यहाँ तक कि उन्हें भी धमकियां दी जा रही थी। कुछ ही दिनों के बाद मुकदमा अदालत में पेश हो चुका था, लेकिन जल्द ही सीसीटीवी कैमरे के जरिए हकीकत सबके सामने आ चुकी थी। चोरी किसी और ने की थी। अदालत ने मेरे पति को भी सजा देते हुए कुछ दिन की कैद की सजा सुनाई थी और मेरी बेटी मेरे हवाले कर दी थी। अदालत ने जब अपना फैसला सुनाया था तो उसकी हालत गुस्से से बहुत खराब हो गई थी। वो गुस्से में पसीना पसीना हो रहा था। उसने अदालत से निकलते ही मुझे धमकी दी थी कि अभी तो तुम्हें अदालत ने बचा लिया है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी बेटी तुमसे लेकर रहूंगा। मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब दिया था, डरा लो मुझे जितना डरा सकते हो। मैं अब वो औरत नहीं रही जो तुमसे डरूंगी। मैं डटकर तुम्हारा मुकाबला करूंगी। पुलिस वाले उसे सजा देने के लिए ले जा चुके थे। मैं उसके सामने डटकर खड़ी रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद मैं अंदर से बहुत डरी हुई थी। औरत जितनी भी मजबूत बन जाए, वो पति के आगे कभी भी नहीं जीत सकती। लेकिन हर मुश्किल समय में सचेत भैया मेरे साथ ही मौजूद थे। उन्होंने एक भाई होने का फर्ज निभा दिया था। कभी भी मुश्किल का सामना करने के लिए वो मेरे साथ होते थे। वो न सिर्फ मेरे मुंह भोले भैया थे, बल्कि उन्होंने मेरा भाई से भी बढ़कर साथ दिया था। मेरे सगे भैया को तो खबर ही नहीं थी कि आखिर उनकी बहन के साथ कितना सब कुछ हो चुका है। शायद उन्हें खबर हो भी जाती तो वो मेरी कोई मदद ना करते, मगर ऊपर वाले ने मुझे उनसे भी अच्छे भाई के रूप में सचेत भैया दिए थे। अदालत ने मेरे पति को मेरे और मेरी बेटी के खर्च के लिए हर महीने 50,000 रुपये देने का भी हुक्म दिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन इस सब के बावजूद मैंने मेहनत करना नहीं छोड़ा था। मैंने सिलाई का काम नहीं छोड़ा था। वक्त गुजरता गया और मेरी बेटी 5 साल की हो चुकी थी। मैंने सचेत भैया की मदद से कपड़ों का कारोबार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने कदमों पर खड़ी होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी दर दर की ठोकरें खाए। और देखते ही देखते मेरा बिजनेस इतनी हद तक आगे बढ़ चुका था कि सब लोग देखकर हैरान रह गए थे। एक दिन अचानक माँ जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। हालांकि मैं उन्हें अस्पताल भी लेकर गई थी, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। माँ जी की मौत ने मुझे बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मैं उनके घर में रहती थी। उनको किराए के पैसे सचेत भैया ही दिया करते थे। मुश्किल समय में वही मेरा सहारा थी और उन्हीं की वजह से मुझे हिम्मत मिली हुई थी और मेरी गैर मौजूदगी में वही मेरी बेटी का ख्याल रखती थी। लेकिन माँ जी की अचानक मौत ने लोगों की नज़रों को एक और वजह दे दी थी। लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। लोगों की बातों से बचने के लिए ही सचेत भैया का कहना था कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। मैंने उनसे मना भी किया था, लेकिन उनका कहना था कि तुम्हें सहारे की ज़रूरत है। वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, मेरी तरह नशा नहीं करता। बस उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। उसके पास भी एक छोटी सी बेटी है। उसे भी माँ की ज़रूरत है। जैसे तुम्हारी बेटी को पिता की ज़रूरत है, ऐसे ही इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी बेटी को पिता बनकर और तुम उसकी बेटी को माँ बनकर प्यार दो। सचेत भैया ने मुझे बहुत समझाया था, जिसकी वजह से मैंने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया था और कुछ ही दिनों में उन्होंने मेरी शादी भाई बनकर नहीं बल्कि पिता बनकर की थी। जिस इंसान के साथ मेरी शादी हुई थी, वो इंसान सच में बहुत अच्छा था। उसकी बेटी बहुत प्यारी थी, हालांकि मेरी बेटी से बड़ी थी, लेकिन अब मेरे पास एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हो गई थी। मैं उसकी बेटी को बहुत प्यार करती थी और वो मेरी बेटी को बहुत प्यार करता था। इस तरह दोनों बेटियों को माता पिता का प्यार मिल गया था
और मुझे एक अच्छा हमसफ़र मिल गया था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और दोनों बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश कर रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।